नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब जो हम पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे उनके बीच में, जैसे सपोज करो कोई भी पॉलीमर है वो किसी सब्सटेंस से बना होगा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। उस बिहाफ पे पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट वन है that is called elastomer. Elastomer क्या होता है, देखो बेस्ट एग्जांपल इज रबर. Elasticity is a property by which a substance gets stretched by external force and restore its original shape on release of the force. बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले तुम्हें ये सिखाया है व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, रबर बैंड इज अ बेस्ट एग्जांपल। रबर बैंड को देखो, ये रबर बैंड है, इसको स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, उसके बाद छोड़ दोगे, वापस से वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, इलास्टिसिटी। बस उसी को साइंटिफिक वर्ड में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी कोई सब्सटेंस को स्ट्रेच करोगे एक्सटर्नल फोर्स लगा के, बाहर से तुम प्रेशर लगाते हो ना अपने फिंगर से, फिर उसके बाद क्या होगा, जब तुम उसे छोड़ दोगे, रीस्टोर कर दोगे, वापस से उससे फोर्स हटा लोगे, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, इलास्टोमर, द इलास्टिक पॉलीमर हैव अ वीक वेंडरवॉल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स होते हैं वो कौन सा है, वीक होता है वेंडरवॉल फोर्स, एंड एंड इट इज परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच। क्योंकि इनका वेंडरवॉल, इनके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए हम इसको इजीली क्या कर पाते हैं, स्ट्रेच। अगर ज्यादा होता तो हम इसको स्ट्रेच नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट देखो, अ फ्यू क्रॉस लिंक बिटवीन द चेन हेल्प टू स्ट्रेच पॉलीमर टू reiterate to it an original position on the removal of applied the force. Same thing is repeated कि इनके अंदर जो ये वो जो आपका पॉलीमर है, ये पॉलीमर में कुछ क्या होते हैं, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर भी होता है। और ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर से हमें क्या फायदा होता है कि हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं और वापस से इसे अपने पोजीशन पे डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल है, वल्कनाइज रबर एंड बूना एंड नियोप्रीन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। नाउ सेकेंड वन देखो, पॉलीमरिक सॉलिड जिसमें फाइबर है, पॉलीमरिक सॉलिड विच फॉर्म थ्रेड आर कॉल्ड एज फाइबर। ऐसे पॉलीमर्स जिससे हम क्या बनाते हैं बेटा, इट थ्रेड बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइबर बोलेंगे। द फाइबर पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसको खींच, कितना हम खींच सकते हैं। तो जो फाइबर्स होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉरी, जो फाइबर होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वो कितना अपने आप को होल्ड करके, जैसे अभी तुम्हारे पास एक कैरी बैग है, कैरी बैग के अंदर तुम 5 किलो का सामान होल्ड कर सकते हो, कुछ कैरी बैग के अंदर, कुछ कैरी बैग होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 किलो का सामान होल्ड कर सकते हो। तो जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो ये जो धागा होता है, धागे का काम क्या होता है, चीजों को हम बांधते हैं ना, तो वो चीजों को होल्ड करता है। तो वो होल्ड कब करेगा, जब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। which property to have a resistance to break under tension. This character is due to the strong intermolecular force like a hydrogen bonding and a strong dipole-dipole force. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होती है, बिकॉज देर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनके पास। और कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस द फाइबर आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। जो फाइबर होते हैं कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन, शाइन करते हुए तुमको दिखते हैं। देखो ये एग्जांपल है, रोप्स तुमको दिए हुए, ये शाइन करते हैं, तो दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। फॉर एग्जांपल पॉलीअमाइड, जिसमें एग्जांपल क्या है, पॉलीअमाइड नाइलॉन 66 भी हम इसको बोलते हैं। पॉलीएस्टर है जिसका दूसरा नाम है टेरिलीन, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फाइबर। द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जिसका बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारी प्लास्टिक की बॉटल। देखो, प्लास्टिक इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इजीली शेप्ड और मोल्टेड। ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी, देखो ऊपर हम लोग अभी क्या पढ़े थे, इलास्टिसिटी पढ़े थे। इलास्टिसिटी का मतलब क्या था, कोई भी तुम सब्सटेंस को एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो या फोर्स लगाते हो और जब उसको छोड़ देते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, प्लास्टिसिटी मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसको हम इजीली कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे तुम क्या बोलोगे, प्लास्टिसिटी। जिसमें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। ये बेस्ट एग्जांपल है। तुम लोग ने ध्यान भी दिया होगा,
जब हम लोग प्लास्टिक की चीजों को जलाते हैं, हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो नरम हो जाता है, और जैसे ही तुम उसे कूल कर दोगे, ठंडा कर दोगे, तो वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। These polymer possess the moderate, strong intermolecular force that are intermediate between the elastomer and fiber. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इनके बीच में जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉडरेट, मॉडरेट मतलब ना ही ज्यादा स्ट्रांग ना ही ज्यादा वीक होता है, ओके। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि ये किसके बीच में होता है, इलास्टोमर और फाइबर के बीच में आता है। एग्जाम्पल किसका है, पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरीन है, पॉलीविनाइल है, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। Now we will move to the next part, that is the fourth one, thermosetting polymer. Thermosetting में तुम्हारा बेस्ट एग्जाम्पल है कुकिंग यूटेंसिल होते हैं जो ये ब्लैक कलर के है ना, ये सारे एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर द रिजिड पॉलीमर। देखो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग कंफ्यूजन नहीं लाने का। थर्मोसेटिंग जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, रिजिड मतलब हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शेप्ड ऑन हीटिंग। इनके पास एक ही प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमें इसका शेप बदलना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। बट दे गेट हार्डन वाइल हॉट। लेकिन जब तुम इसको हीट करते हो, तुम लोगों ने गैस के बर्नर्स को देखा होगा, वो भी इसी के बने होते हैं। जब तुम इसे हीट करोगे तो ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाएंगे और हार्ड हो जाते हैं। वंस हार्डन दिस बिकम इनफ्यूजिबल। और एक बार जैसे तुमने सपोज करो इसको हीट किया, हीट करके एक शेप दे दिया, अब ये क्या हो गया, हार्ड हो गया, वो एक शेप फॉर्म कर लिया। अब तुम इसे वापस ब्रेक नहीं कर सकते हो। कैन नॉट बी सॉफ्टन, ना ही तुम इसको नरम कर सकते हो, आइदर उसको तुम कितना भी हीट कर लो। देयरफॉर कैन नॉट बी रीमोल्डेड, वापस से इसको कोई दूसरा शेप भी नहीं दे सकते हो। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक बाय कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इन द मोल्डन ड्यूरिंग द हार्डनिंग सीटिंग प्रोसेस व्हाइल हॉट। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर तुमने एक बार इसको कोई शेप दे दिया, उसके बाद ये अपने शेप में चला गया, हार्ड हो गया, अब तुम दोबारा इसको गर्म करके रीशेप नहीं कर सकते। रीजन क्या है, बिकॉज दे हैविंग द कोवेलेंट बॉन्ड। इनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और जो बॉन्डिंग बनती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जिसमें एग्जाम्पल कौन कौन से, बेकेलाइट है, यूरिया है, फॉर्मल्डिहाइड है, रेजिन एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल, ओके। Next, we will move to the next classification, that is the classification of polymer on the basis of type of monomer. कौन कौन से टाइप के मोनोमर यूज करेंगे, तो दो ही है हमारे पास, होमोपॉलीमर और दूसरा है कोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, मतलब सेम टाइप ऑफ मोनोमर अगर यूज करके कोई तुम पॉलीमर बना रहे हो बेटा, तो वो किस में काउंट होंगे, होमोमर में। और कोपॉलीमर में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आर कंबाइंड, ओके। चलो अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द पॉलीमर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में दे दिया कि ऐसा पॉलीमर जिसमें एक तरीके का क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट होगा, इट्स कॉल्ड होमोपॉलीमर। यूजुअली दे आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल मोनोमर। जो हम मोनोमर यूज करेंगे वो कैसे रहेगा, सिंगल, एक ही उससे बना होगा। इन सम केसेस द रिपीटिंग यूनिट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट मोनोमर। कभी कभार ऐसा होता है कुछ केसेस में कि कोई दो, तुम क्या करते हो, कंडेंस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो मोनोमर होते हैं, उनमें हम एक मोनोमर को डिफरेंशिएट करके निकाल कर उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीइथीन है, जिसमें पॉलीप्रोपाइलीन है, नाइलॉन 6 है, पॉलीएक्रोनाइट्राइल है, नाइलॉन 6 है। दीज आर द एग्जाम्पल। नेक्स्ट, द सेकेंड वन, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में क्या होगा, द पॉलीमर विच हैव टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट। इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट होगी, दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर। दे आर फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। सिंपल है, अगर कोई भी पॉलीमर बनाना है तो हमें पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा, और जब पॉलीमराइजेशन होगा तो उसके अंदर जो मोनोमर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा। नेक्स्ट, द डिफरेंट मोनोमर यूनिट आर रैंडमली सीक्वेंस इन द कोपॉलीमर। यहाँ पे क्या दिया है कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर होंगे, एक मोनोमर है फिर दूसरा मोनोमर डिफरेंट है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा डिफरेंट है तो डिफरेंट एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, नहीं, सेम डिफरेंट दोनों रहेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बना देंगे। जिसमें एग्जांपल क्या है, बूना एस एंड बूना एन। ये सब हम लोग आगे, अभी जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो इनको डिटेल में है, बूना एस बूना एन, इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका यूज कहाँ होता है, इसमें कौन कौन से मोनोमर यूज होते हैं, ये सब तुम्हें याद करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ मोनोमर के तुम्हें चार्ट दिए हुए, यहाँ पे मोनोमर है और ये पॉलीमर है, मतलब हम ये मोनोमर को यूज करके कौन सा पॉलीमर बना सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है बेटा इथाइलिन,
जिससे हम लोग पॉलीइथिलीन बनाते हैं, जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं। विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड एक मोनोमर है, इसको यूज करके हम लोग पॉली विनाइल क्लोराइड, जो पाइप होती है ना जिससे पानी, जिसमें से पानी जाता है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। आइसोब्यूटाइलिन मोनोमर है, पॉलीमर क्या बनेगा, पॉली आइसोब्यूटाइलिन। एक्रोनाइट्राइल है, उससे कौन सा पॉलीमर बनेगा, पॉली एक्रोनाइट्राइल। कैप्रोलैक्टम है, इससे नाइलॉन 6 बनेगा। हेक्सा इथाइलिन डायमाइन एडिपेट, इससे नाइलॉन 6 बनेगा। ब्यूटाडाइन स्टिरीन से बुना एस बनेगा। ये तुम्हें चार्ट याद करना है, अगर नहीं याद करोगे तो प्रिपरेशन करने नहीं आएगा तुम्हें इसका। ओके, चल नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये फ्लो चार्ट है, तुम्हें देख लो, जो हमने ऊपर इतना सारा पढ़ के आए वो एक छोटे से फ्लो चार्ट में उसने बंद कर दिया है। पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, 3 देखा था, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। थर्ड वन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या क्या देखे, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन में एडिशन, कंडेंसेशन, रिंग ओपनिंग, ये भी देख लिया। नंबर ऑफ मोनोमर में क्या क्या देखे, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ये हो गया, ये बच गया। बायोडिग्रेडेबिलिटी में क्या बाकी है हमारा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी बायोडिग्रेडेबिलिटी। इससे नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे पॉलीमर जो डिग्रेड हो जाएंगे उसको बायोडिग्रेडेबल में लेके जाओगे, और ऐसे पॉलीमर जो डिग्रेड नहीं होंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में जाएंगे। ओके, चलो। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर आर नॉट इफेक्टेड बाय माइक्रोब्स। देखो इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता भी होगा कि जो भी वेस्ट हमारे पास जनरेट होता है, हम उसे जब डंप करने लेके जाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वेस्ट को खाते हैं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे बेटा पॉलीमर है जो हम बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर हम लोग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। These are called as non biodegradable polymer। तो ऐसे पॉलीमर को क्या बोलोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। These in the form of waste material which stays in a environment for a long time and possess pollution hazardous। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉलीमर, जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खत्म नहीं हो रहे, तो ये एक वेस्ट है जो इन्वायरमेंट में रहेगा लंबे टाइम तक के, और बाद में ये क्या बन जाएगा, इन्वायरमेंट के लिए खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रीजन है ना, कोई भी चीज अगर हमने जनरेट किया है इन्वायरमेंट में, हम उसे यूज कर रहे, तो वो डिग्रेड होना चाहिए। अगर वो डिग्रेड नहीं हो रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही टॉक्सिक बन जाएगा। मोस्ट नेचुरल फाइबर इन कॉन्ट्रास्ट आर बायोडिग्रेडेबल। ज्यादातर तो कोशिश यही रहती है, जितने भी हमारे पास फाइबर होते हैं वो सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इन अटेम्प्ट टू टैकल द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। रीजन क्या है, क्यों हम ऐसा बनाते हैं, ताकि हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, पोल्यूशन ना हो। साइंटिस्ट हैव डेवलप बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर। साइंटिस्ट ने भी आज बहुत सारे ऐसे पॉलीमर बनाए जो डिग्रेडेबल है। मोर डिटेल विल बी डिस्क्राइब इन द सेक्शन 15। अभी इसके बाद का जो पढ़ोगे कंसेप्ट, उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से बायोडिग्रेडेबल है कौन से नहीं है। ओके, अब इनमें से कुछ पॉलीमर जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वो उसके बारे में हमें दिया हुआ है। फर्स्ट, दैट इज रबर। ओके, इलास्टोमर आर द प्रॉपरली नोन एज अ रबर। ज्यादातर हम इलास्टोमर को किस नाम से जानते हैं, रबर। एग्जाम्पल कौन कौन से है, बलून है, शू सूल है, टायर है, फिर तुम्हारे ग्लव्स है, गार्डन हाउस है, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रबर मेड फ्रॉम द इलास्टोमेरिक मटेरियल और अ रबर। किससे बने हुए, ये सब एग्जाम्पल से ही समझ में आ रहा है ना, ये सब रबर से ही बने हुए होते हैं। अब रबर कैसे बनता है वो इंपॉर्टेंट है। तो रबर जो होता है ये नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज अ नेचुरल रबर। इसका मोनोमर क्या है, नेचुरल मोनोमर ऑफ द रबर इज आइसोप्रीन। याद करना है, ये पेपर में आता है 1 मार्क्स में, डायरेक्ट दिया था 1 मार्क्स में क्वेश्चन कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रबर। तो तुम्हें रबर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में क्या है, पहले तो नाम लिखना पड़ेगा कि रबर का मोनोमर क्या है। मोनोमर है बेटा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का नाम क्या है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। अब उसका स्ट्रक्चर देखो, ब्यूटाडाइन है और 2 पे मिथाइल है, तो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन है, पेरेंट चेन यही है, तो 4 कार्बन है। डाइन 1 और 3 पे, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 4 है। तो 1 और 3 पे तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है, और 2 पे क्या है तुम्हारा मिथाइल CH3। तो ये तुम्हारा हो गया आइसोप्रीन मोनोमर का स्ट्रक्चर। तो ये पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से लिख कर याद करना। नेचुरल रबर इज अ हाई मॉलिक्यूलर मास। ये जो रबर है आइसोप्रीन, इसका जो मास होता है वो बहुत हैवी होता है। लीनियर पॉलीमर ऑफ द आइसोप्रीन, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इट मॉलिक्यूलर मास वेरीज फ्रॉम, इसका मास कहाँ से होता है, 130, 1,30,000
से लेके कितना है 3,40,000 यू तक के। दैट इज द नंबर ऑफ मोनोमर वेरीज फ्रॉम द 2000 से 5000 तक के इसके मोनोमर वेरीज होते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये है तुम्हारा नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये दिया हुआ है तुमको, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक H। अगेन देखो, ऐसे याद रखो, ये कॉमन है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। एक बार ऊपर सी डबल बॉन्ड सी लिखो, एक बार नीचे सी डबल बॉन्ड सी लिखो, एक बार ऊपर सी डबल बॉन्ड सी लिखो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने की टेक्निक बता रही हूँ ताकि याद रहेगा, पेपर में बना सको। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे ये जो तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सी से तुम्हें ये मालूम है कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो बन चुके, डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड बनेंगे, तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ तुम लोग क्या लिखोगे H, और दूसरे साइड में लिखोगे CH3। एक साइड में क्या लिखोगे H, एक साइड में CH3। तो यहाँ पे ऊपर वाली तरफ में लिखा तुमने H और CH3, ये भी ऊपर है तो इसके भी ऊपर वाले में क्या लिखोगे H CH3। अब दोनों में ऊपर लिखा तो इधर पे क्या करोगे, नीचे लिखोगे, यहाँ पे H लिखोगे, यहाँ पे CH3 लिखोगे। अब ये दो तीन तीन चेन है ना, ये तीन चेन को ज्वाइन कैसे करोगे, CH2 से। तो देखो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, इसको इससे ज्वाइन कर दो CH2, इसको इससे ज्वाइन कर दो CH2, और जो बच गया उसको क्या करोगे, CH2 लगा दोगे। और ये ऐसे ये इंडिकेट कर रहा है कि कंटिन्यू ये चेन चलती जा रही है। ओके, तो दिस इज द नेचुरल रबर का ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ ध्यान दो, रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रबर बाय द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज एज फॉलोज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो नेचुरल रबर है वो कौन से प्रोसेस से बनता है, इट इज मेड फ्रॉम द एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो तुम्हें नीचे दिया हुआ है। तुम्हें करना क्या है, पहले तो मोनोमर यूज करना है, ये तुम्हारा आइसोप्रीन मोनोमर है जो एन टाइम है। एन टाइम मतलब बहुत सारी टाइम रहेगा, जितनी मर्जी है उतना। हम इसको क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको हम जस्ट ओपन कर दो। देखो यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, जब पॉलीमराइजेशन देखो यहाँ पे किया है ना, क्या स्ट्रक्चर बना, सी डबल बॉन्ड सी, उसके साथ CH3 CH2। तो ये तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सी है। इस सी डबल बॉन्ड सी के एक साथ क्या था, तुम्हारा CH3 ज्वाइंट था, एक तुम्हारा H ज्वाइंट है। फिर अगेन यहाँ पे क्या है, तुम्हारा H है, ये H है, देन अगेन CH2 तो ऐसे तुम्हें याद करना है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2, ये CH2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आइसोप्रीन से ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब सॉरी पॉली आइसोप्रोपीन में कन्वर्ट हुआ, जिसे हम लोग नॉर्मली रबर भी बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये देख लो, आइसोप्रीन जो है वो मॉलिक्यूल हैव अ सिस कॉन्फ़िगरेशन, double bond C double bond C. It consists of the various chain held together by weak van der Waals force and has a coiled structure. अभी देखो यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ ये बोल रहा है कि जो ये पॉली आइसोप्रीन जो तुमने बनाया है ये वाला, ये सीस कन्फिग्रेशन होता है। सीस कन्फिग्रेशन का मतलब क्या और ट्रांस कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये याद रखना है। सीस कन्फिग्रेशन मतलब जो कार्बन होता है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, इसके दोनों साइड मतलब ये अपर साइड, दोनों साइड में तुम्हारे ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, सेम सेम साइड पे। जैसे यहाँ पे तुमने अगर CH3 ज्वाइन किया तो यहाँ पे भी तुम्हारा CH3 होना चाहिए, तो ये सीस ग्रुप हो गया। और अगर यहाँ पे CH3 और इसके जस्ट अपोजिट में तुम्हारा CH3 है तो ये तुम्हारा ट्रांस ग्रुप हो गया। डायगोनल में अगर अपोजिट अपोजिट में है तो ट्रांस हो गया, अगर सेम सेम साइड पे सेम सेम ग्रुप है तो वो सिस कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे भी उसने क्या बताया है कि यहाँ जो तुम्हारा आइसोप्रीन है इसमें भी सिस कन्फिग्रेशन है, ट्रांस कन्फिग्रेशन नहीं है। तो यहाँ देखो ये CH2 है, यहाँ पे ये CH2 है, तो सेम कन्फिग्रेशन है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या बताया है, जो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, इट कैन बी स्ट्रेच लाइक अ स्प्रिंग एंड एग्जिबिट द इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये जो रबर होता है इसको हम लोग जैसे स्प्रिंग को खींच सकते हैं ना, वैसे सेम ये रबर को भी हम खींच सकते हैं, इसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल रबर। अब ये जो हमने नेचुरल रबर बनाया है इसकी अगर हमको प्रॉपर्टी चेंज करनी है या कुछ हमें उसके अंदर इंक्रीज करना है तो हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, वल्कनाइजेशन हमें करना पड़ता है। ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, ये गुड्स ईयर साइंटिस्ट ने बताया था इन 1839 में। ये अमेरिका के इन्वेंटर थे जिन्होंने ये इन्वेंट किया था ये प्रोसेस वल्कनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट,
इस प्रोसेस में क्या दिया हुआ है देखो, द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस इनटू द इलास्टोमर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन क्या होता है, इज नथिंग बट कोई भी ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर हम लोग लिंक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर ज्वाइन करते हैं, उसे हम वल्कनाइजेशन बोलेंगे। The profounded effect of the vulcanization enhance the property like the tensile strength। अगर हमने vulcanization किसी भी रबर का किया तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टिफनेस बढ़ेगा मतलब कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, पहले सॉफ्ट होता है फिर हार्ड हो जाएगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, टफनेस बढ़ेगा, एक्सेट्रा। दीज आर द प्रॉपर्टी विच इनहांस द कैरेक्टर। सल्फर वल्कनाइजेशन भी होता है, इज मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज इन द प्रोसेस, मतलब जब हम वल्कनाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर सल्फर वल्कनाइजेशन भी होगा। सल्फर फ्रॉम द फॉर्म क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉली isoprene chain which result the improved property of the natural rubber। यहाँ पे क्या दिया है कि जब हम लोग सल्फर वल्कनाइजेशन करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, ये जो आइसोप्रीन जो है, पॉली आइसोप्रीन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है ना। नेक्स्ट उसके बाद तुम्हें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है रबर का। तो ये उसका 3D स्ट्रक्चर है रबर का। सी एच, या तुम ऐसे पहले सीक्वेंस में तुमको 4 कार्बन है, सी एच सी सी सी, ठीक है। इस सी एच से जो तुम्हारा सेकंड वाला कार्बन से सी एच थ्री जोड़ दो और उसके सेकंड वाले थर्ड वाले कार्बन से एस ज्वाइन कर दो, सल्फर, क्योंकि हमने सल्फर वर्कनाइजेशन किया ना इसलिए सल्फर यूज हो रहा है। फिर इस चेन को कंटिन्यू करने के लिए अगेन 3 सल्फर ज्वाइन करो, फिर कार्बन लगाओ, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, देन अगेन यहाँ पे सी एच थ्री, फिर तुम्हारे सेकेंड वाले कार्बन से अगेन 3 सल्फर ज्वाइन करो, फिर से कार्बन की सीरीज बनाओ, यहाँ पे सी एच थ्री, ये इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीइथीन। पॉलीइथीन जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं, उसको कैसे बनाएंगे देखो। पॉलीइथीन इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन यूज हाइड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक एज इन फॉलोज स्ट्रक्चर। पॉलीथीन बहुत कॉमन है, प्लास्टिक की चीजें आज सब जगह मिलती है प्लास्टिक से बनी हुई। ये एक हाइड्रोकार्बन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। तो इसका मोनोमर क्या है देख लो, CH2 CH2, ठीक है, ये पॉलीइथीन है। द आयुपैक नेम ऑफ द पॉलीइथीन इज पॉलीइथीन। पॉलीइथिलीन का आयुपैक नेम क्या है, पॉलीइथीन। पॉलीइथीन इज अ टू काइंड ऑफ नेम, नेमली लो डेंसिटी पॉलीइथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। अब पॉलीइथीन में भी उसने बताया कि 2 तरीके का होता है, एक होता है एलडीपी और एक होता है एचडीपी। एलडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इट इज लो डेंसिटी, और एचडीपी का मतलब क्या है, हाई डेंसिटी। अब देखते लो डेंसिटी पॉलीइथीन में क्या होता है, देखो लो डेंसिटी पॉलीइथीन में जो होता है, नॉर्मली हम हमारे पास जो मोनोमर है इथीन, इस मोनोमर को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट डालकर इसको कन्वर्ट करते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथीन में। तो देखो LDP is obtained by the polymerization of ethylene under the high pressure। ये याद रखो, आता है पेपर में, 1000 से लेके 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा 350 से लेके 570 केल्विन, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑक्सीजन और अ पेरोक्साइड एज अ इनिशिएटर। देखो ये इथीन है, इथीन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एट द प्रेशर कितना है 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर 350 से लेके 370, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लो डेंसिटी पॉलीइथीन में, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होता है, जब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो ये मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बनते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रांचिंग होती है एंड लूजली हेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये पॉलीमर का नाम क्या होता है, लो डेंसिटी पॉली। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये देख लो। लो डेंसिटी पॉलीइथीन फिल्म्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल बट टफ होता है, केमिकली इनर्ट होता है, किसी से भी ये रिएक्ट नहीं करता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है, एंड इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप इसे प्लास्टिक से सिंपल है, अगर प्लास्टिक से वायर को टच करोगे तो कुछ नहीं होता है, तुम कोई वायर करंट मार रहे हो, तुम उसे प्लास्टिक लगा दो तो प्लास्टिक क्या नहीं करता, करंट को पास नहीं करता है, तो इट इज अ बैड कंडक्टर। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 110। यूजेस क्या है एलडीपी का देख लो, इट इज मेनली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पाइप फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए जो पाइप बनाते हैं उसके लिए, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, डोमेस्टिक वाटर जो लाइंस होती है, वाटर लाइंस जो पाइप बिछाई जाती है ना, वो पाइप भी इसी से बनती है। एज वेल एज द इंसुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक केबल्स भी जो होते हैं वो भी इसी प्लास्टिक के कवर के होते हैं।
इट इज ऑल्सो यूज इन द सबमरीन केबल इंसुलेशन, जो सबमरीन में इंसुलेशन होता है, केबल्स वगैरह यूज करते हैं, वो भी इसी से बनता है. इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा क्रूड फिल्म शीट मेनली फॉर द पैकेजिंग हाउस होल्ड यूजेस. लाइक दिस आर द एग्जाम्पल फॉर वी आर यूजिंग. देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये पाइप है, ये बॉटल्स है, ये सारी चीजें लो डेंसिटी पॉलीइथीन से ही बनती है. अब हाई डेंसिटी पॉलीइथीन देख लेते हैं, एचडीपी जिसको हम बोलते हैं. इट इज एसेंशियली लीनियर पॉलीमर होता है जिससे हम क्लोज पैकेट बनाते हैं. देखो यहाँ पे ये तुम्हारा इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो यहाँ पे यूज किए थे मोनोमर वो यहाँ पे भी है, लेकिन बस यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी. यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 330 से लेके 343 केल्विन होगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 6 से 10 है. प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा और कैटलिस्ट यूज करेंगे जिससे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन में. यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा वो कौन सा होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होगा. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या क्या है देखो. इट इज इन क्रिस्टलाइन होता है ये. इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 144 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस होता है. इट इज मच स्टफर देन द एलडीपी. ये जो होता है बहुत ज्यादा सख्त होता है, हार्ड होता है एज कम्पेयर टू एलडीपी के, लो पॉलीइथीन के. इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है. एंड इट इज रेजिस्टेंट टू अ केमिकल, अगर इसके ऊपर केमिकल या हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है इतना. यूज ऑफ द एचडीपी, इसका यूज कहाँ करते हैं, टॉयज बनाने के लिए, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के, जैसे बकेट है, डस्टबिन है, बॉटल्स है, ये हार्ड होते हैं, पाइप्स वगैरह. दिस आर प्रिपेयर फॉर द लेबोरेटरी वेयर्स, जो लेबोरेटरी में जैसे ग्लव्स पहनते हैं और कोट होता है, ये सारी चीजें किससे बनी होती है, एचडीपी से बनती है. दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीइथीन से, क्योंकि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो हार्ड होता है और इसकी जो स्टफनेस होती है वो भी क्या होती है, हार्ड होती है. नेक्स्ट टेफलॉन. अगेन ये तो हमने बहुत देखा है, हमारे घर में जो बर्तन होता है यूटेंसिल का, जो हम खरीद के लाते हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टिक को कुकवेयर, तो ये किसका बना होता है, इट इज मेड फ्रॉम द टेफलॉन. केमिकली जो टेफलॉन होता है उसका नाम क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है. मोनोमर इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफलॉन इन द टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये मोनोमर है और इसका ये नाम है, विच इज गैस एट रूम टेम्परेचर. Tetrafluoroethylene is polymerized by using the free radical initiators such as the hydrogen peroxide or ammonium parasulfate at a high pressure. देखो करना क्या है तुम्हें, बहुत सिंपल है. टेट्राफ्लोरोइथीन, ये है तुम्हारे पास CF2 डबल बॉन्ड, इसको एन टाइम लेना है, पॉलीमराइजेशन करना है इन द प्रेजेंट ऑफ पेरोक्साइड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेफ्लॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो टेफ्लॉन होता है वो हार्ड होता है, केमिकली इनर्ट होता है, ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करता है, रेजिस्टेंस टू हीट एंड अटैक बाय द कोरोसिव रिएजेंट, ये हीट हीट को क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता है, कोरोसिव नहीं होता है, जल्दी जंग नहीं पकड़ता है. अब क्यों ऐसा है देखो, रीजन क्या है, जो कार्बन, क्योंकि हम लोग ने अभी देखे ना मोनोमर क्या है इसका, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, तो ये जो CF के बीच का बॉन्ड है, मतलब कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, इनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए ये इतना इफेक्टिव नहीं होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चीजों का असर नहीं होता है और वो चीजें खराब नहीं होती है. ठीक है, यूजेस हम यूज कहाँ कहाँ करते देख लो, इसका एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल ये नॉन स्टिक जो कुकवेयर होता है वो. टेफ्लॉन इज यूज इन द मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज करते हैं, ऑयल सील्स, गैस्ट्रिक एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉलीएक्रोनाइट्राइल. पॉलीएक्रोनाइट्राइल में देखो क्या दिया हुआ है, पॉलीएक्रोनाइट्राइल इज प्रिपेयर बाय द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रोनाइट्राइल. अगर हमें पॉलीएक्रोनाइट्राइल बनाना है तो हमें कौन सा मोनोमर यूज करना पड़ेगा, एक्रोनाइट्राइल. एक्रोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN. पॉलीमराइजेशन करोगे, पेरोक्साइड यूज करोगे, सिंपली क्या होगा बेटा, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये जो CN है वो नीचे ब्रांच बन जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ब्रेक में. Okay, polyacrylonitrile resemble the wool and use as a wool substituent and for making the orlon or acrylic. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो पॉलीएक्रोनाइट्राइल होता है वो कैसा दिखता है, एकदम वूल की तरह दिखता है, तो इसीलिए वूल की जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉलीएमाइड पॉलीमर. पॉलीएमाइड पॉलीमर में क्या है देखो, पॉलीएमाइड पॉलीमर आर जनरली नोन एज नायलॉन, हम लोग इसको नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, नायलॉन के नाम से. Nylon is a generic name of the synthetic linear polyamide obtained by the condensation of polymerization between dicarboxylic acid and diamines. ये याद रखना है कि जो तुम्हारा नाइलॉन है
उसको हम साइंटिफिक किस नाम से जानते हैं, पॉलीअमाइड से। ये बनता कैसे बेटा, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। कौन सी दो चीजों को यूज करके, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायमाइन को यूज करना पड़ता है हमें। अब यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें उसका स्ट्रक्चर। पॉलीअमाइड कंटेन CONH ग्रुप, जो पॉलीअमाइड होता है उसके अंदर CO और NH का ग्रुप होता है। इट इज इंटरलिंक बिटवीन ईच अदर। टू इंपॉर्टेंट पॉलीअमाइड पॉलीमर आर नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। नाइलॉन में भी इनके पास दो पॉलीमर है, एक नाइलॉन 66 है, एक नाइलॉन 6 है। पेपर में दोनों में से कोई भी एक आता है, चाहे वो कभी नाइलॉन 66 पूछेगा तो कभी नाइलॉन 6 पूछता है। ओके, चलो अभी पहला हम लोग देखेंगे नाइलॉन 66 देखेंगे। तो ये जो क्या है, कौन से मोनोमर से बना है वो पहले इंपॉर्टेंट है। एडिबिक एसिड से बना है और हेक्सा मिथाइल डायमाइन से बना है। यहाँ देखो CH4 4 टाइम COH, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एडिबिक एसिड हो गया। दूसरा क्या है, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। यहाँ देखो हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, हेक्सा मिथाइलिन मतलब 6 बार मिथाइलिन है, तो CH2 का मतलब होता है मिथाइलिन, वो 6 टाइम है। नाम से ही देखो, नाम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग चलाने का। इथाइलिन है तो इथाइलिन का मतलब होता है CH2, हेक्सा मतलब क्या, 6 बार, तो CH2 यहाँ पे कितनी बार होगा, 6 टाइम। देख लो यहाँ पे है डायमाइन, डायमाइन मतलब 2 बार अमाइन, तो एक बार यहाँ पे अमाइन, एक बार यहाँ पे अमाइन, हो गया मोनोमर रेडी। अब ये दोनों मोनोमर को हमें क्या करना है, बस ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करोगे, देखो बड़ा सिंपल है। यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर देखना है, ये जो तुम्हारा NH2 है ये फर्दर किसी और कंपाउंड, मतलब यही सेम कंपाउंड और रिपीट होगा, वहां के एक H के साथ रिएक्ट, वहां के एक H को ले लेगा तो वो खुद क्या बना देगा, NH3। ये CH2 6 टाइम एज इट इज है। यहाँ पे सेम, जब यहाँ पे NH2 तो ये भी किसी इसके साथ कंबाइन होगा तो यहाँ का H ले लेगा, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। देन ये हम ये याद रखना, हम क्या कर सकते हैं, COOH है ना बेटा, तो COH को हम लोग शॉर्टकट और भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और O। अगर ये भी लिखे तो बात वही होता है, और यहाँ पे हमने H दिखा दिया तो भी इसका मतलब यही होता है, COOH। COH ऐसे भी लिख सकते हैं, COH ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बस वही हुआ है। हमने किया क्या है कि यहाँ के C डबल बॉन्ड O को छोटा करके C डबल बॉन्ड O लिखकर H लिख दिया। ठीक है, ये जो H है वो इसके साथ चला गया, तो ये क्या बन गया, CH3। ओके, C डबल बॉन्ड O, CH2 4 टाइम, अगेन C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा ऑक्सीजन एज इट इज, ये वाला हाइड्रोजन, ये दूसरे वाले, ये वाला जो ग्रुप होगा इसका यहाँ पे अटैच होगा तो वो वाले H के साथ चला जाएगा, तो वहां पे NH3। अब नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, हम इसे हीट करेंगे 553 केल्विन पे प्रेशर देंगे, तो इसमें होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे H2 निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से जो हमने हाइड्रोजन, ये जो है तुम्हारे पास NH3, NH3 से क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन सिर्फ रह जाएगा, और ये दूसरे जाके ऑक्सीजन के साथ, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे जो है, ये एन टाइम है, ये वाले ऑक्सीजन के साथ निकल के वाटर बना देगा, तो यहाँ पे NH हो जाएगा। ये CH2 6 एज इट इज, NH अगेन, ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे H है, ये दो H ये वाले एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये चला गया, तो बच क्या गया, C डबल बॉन्ड O, CH2 4 टाइम, अगेन ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है ना, तो ये वाला चेन वापस से रिपीट होगा, तो यहाँ से जो H2 निकलेगा वो ये वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो ये ऑक्सीजन चला गया। तो अब जो ये प्रोडक्ट बना है वो ये प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, नाइलॉन 66। ठीक है, तो ये बनाने का तुम्हें 2 मार्क्स मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नाइलॉन जो नंबर है 66 है ना, इन द नेम दिस इज द पॉलीमर स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये जो 66 दिया है इससे ये इंडिकेट करता है जो टोटल यहाँ पे कार्बन यूज हुआ है वो कितने यूज हुए, 6 कार्बन यूज हुए। इट इज स्टैंड फॉर द कार्बन एटम, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इन द 2 बाय फंक्शनल मोनोमर, दो बाय फंक्शनल, दो बाय फंक्शनल का मतलब क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप हमने यूज किया है मोनोमर में, एडिबिक एसिड हेक्साडायमाइन। कौन कौन से है, देखो दो फंक्शनल कौन कौन से, ये एक तुम्हारा COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये NH2 अमाइन ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप यूज किए ना हमने यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्या है, नाइलॉन 66 इज अ हाई मॉलिक्यूलर मास, इसका जो, जब इसका मास निकालोगे तो इसका मास ज्यादा होता है, किसके रेंज में होता है, 12,000 से लेके 50,000 तक के रहता है। लीनियर कंडेंस पॉलीमर है, लीनियर स्ट्रेट पॉलीमर बना हुआ है। इट पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इट डज नॉट सोक इन वाटर, इसको अगर तुम लोग पानी में भिगा के रखोगे, पानी में क्या नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा। इट इज यूज फॉर मेकिंग द शीट,
किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? शीट बनाने के लिए, जो प्लास्टिक की थैली वगैरह होती है। ब्रिस्टल ऑफ द ब्रश, ब्रश का जो ऊपर का जिससे हम दांत घसते हैं ना, उस वो भी इसी से बनता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, टेक्सटाइल, फैब्रिक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, यूजेस याद करके रखो, ठीक है? यूजेस भी आते हैं पेपर में 1 1 मार्क्स में। अब नाइलॉन 6 में, नाइलॉन 6 में जो यूज होता है वो होता है गामा कैप्रोलेक्टम। उसका स्ट्रक्चर तुम्हें याद होना चाहिए, ऐसे याद कर लो। देखो, पहला कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके साथ क्या ग्रुप अटैच है? NH। अगेन टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है, जो CH2 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 है। ओके, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करना है? हीट करना है एट अ 533 डिग्री केल्विन से लेके 543 तक के। तो ये नॉर्मली क्या होगा? ये रिंग स्ट्रक्चर है ना, ये खुद को ओपन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओपन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल देखो कैसे कन्वर्ट होगा। ये C डबल बॉन्ड O को हम लोग CO भी लिख सकते हैं, नो डाउट, तो यहाँ पे CO लिख दिए। उसके बाद ये कितने टाइम है? CH2 1 2 3 4 5, तो CH2 कितने टाइम लिख दिए? 5, और ये क्या है? NH, तो ये NH हो गया नाइलॉन 6। इतना इजी है। चलो नेक्स्ट, द नेम ऑफ द नाइलॉन 6 इज गिवन ऑन द बेस ऑफ 6 कार्बन। ये जो नाइलॉन 6 दिया है वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसमें जो कार्बन यूज हुए टोटल 6 है, सॉरी, ये देखो इधर एक 5, 1 2 3 4 5, और ये वाला एक 6, तो टोटल 6 कार्बन, इसलिए नाइलॉन 6 है। देखो नाम से भी बहुत कंफ्यूज होता है कि नाइलॉन 6 में कौन सा मोनोमर था और नाइलॉन 6 में कौन सा था। तो ऐसे भी याद सकते हैं, नाइलॉन 6 मतलब 6 कार्बन वाला मोनोमर था, और नाइलॉन 6 का मतलब क्या है? डबल 6 वाला कार्बन था। नेक्स्ट, इसकी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? हाई होती है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके पास होती है, लक्ष्यर होता है। लक्ष्यर मतलब शाइन करता है, इसकी जितने भी चीजें रहेगी पॉलीमर, ये सब शाइन करेगी। किसके लिए यूज करते हैं? टायर कॉर्ड बनाने के लिए, फैब्रिक्स एंड रोप्स। चलो नेक्स्ट, पॉलीस्टर। पॉलीस्टर का भी अगेन तुम्हें मोनोमर याद करना है। 2 मोनोमर है, पहला इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसका स्ट्रक्चर देखो नीचे दिया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर क्या है? OH CH2 CH2 OH, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। देखो तुम्हें मोनोमर याद करना है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मोनोमर तुम्हें याद करना है, तो लिख लिख के उसे याद करो, और इसकी स्पेलिंग भी गलत नहीं लिखनी है। अगेन उसके बाद दूसरा क्या है? टेट्रापेथाइलिक एसिड, ये तुम्हारा टेट्रापेथाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है? चलो अभी देखो, ये दोनों को हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड कैटलिस्ट, ये हमें कैटलिस्ट यूज करना है इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। हीट कितना देना है? 420 से लेके 460 तक के। होगा क्या? नॉर्मली वाटर रिलीज होगा। कैसे रिलीज होगा? देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारा ये जो OH है, ये OH किसी और H के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी ये वाले ग्रुप के साथ, ये जो तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट है यही लगा होगा, तो इसमें से एक H निकल के चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो देखो ये C डबल बॉन्ड एज इट इज, ये बेंजीन रिंग एज इट इज, C डबल बॉन्ड एज इट इज। ये जो O है ये क्या होगा? अगेन ये वाले H यहाँ पे इसके साथ निकल जाएगा, OH, तो तुम्हारा H2O रिलीज हो गया। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा O हो गया ना, ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो बच क्या गया? O, तो O एज इट इज, CH2 एज इट इज, CH2 एज इट इज। ये H जो है वो किसी और O और H के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो वो वापस से वाटर बनाएगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम क्या नाम देंगे? टेरिलीन। टेरिलीन का दूसरा नाम क्या है? डेक्रोन। एक ये एक बार तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा था, 1 मार्क्स में आया था कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टेरिलीन, और उसका दूसरा नाम क्या है? डेक्रोन। तो कभी कभार टेरिलीन करके पूछता है, कभी कभार डेक्रोन करके पूछता है, तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का था और 1 मार्क्स मिलेंगे। ओके चल नेक्स्ट, टेरिलीन के बारे में क्या दिया हुआ है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 265 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके पर कोई भी केमिकल या वाटर का इफेक्ट नहीं होता है। इसको हम किस लिए यूज करते हैं? फ्री फाइब्रिक होता है, ब्लेंडिंग विद अ कॉटन, टेरिकॉट, वुल एंड ऑल्सो ग्लास, रेनफोर्सिंग मटेरियल इन द सेफ्टी हेलमेट। जो सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं उसके कवर शीट बनते हैं इससे। देन जो रेनकोट होता है वो भी इससे ही बनता है। PET इज द मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक विच इज अनदर ट्रेड नेम ऑफ द पॉलीस्टर। पॉलीस्टर का दूसरा नाम PET है, पॉलीइथाइलिन टेट्रापेथाइलेट, ठीक है? इट इज यूज फॉर मेनी आर्टिकल्स लाइक बॉटल्स, जैम्स, पैकिंग कंटेनर एक्सेट्रा। ये सारी चीजों को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इस पॉलीमर को यूज करते हैं। देन तुम्हें यूजेस भी याद करना है, मोनोमर भी याद करना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है? पॉलीकार्बोनेट्स है विच इज फाइंड इन द पॉलीस्टर। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। देन
फिनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है, रिलेटेड पॉलीमर। अब फिनॉल से फॉर्मल्डिहाइड से कौन कौन से पॉलीमर बने? तो पहला है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट का यहाँ पे तुम्हारे नेक्स्ट पेज पे वाले पे स्ट्रक्चर है, देखो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ये तुम्हारा फिनॉल है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग पे अगर OH ग्रुप अटैच है तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड मतलब CH2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो जब इसको रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो सिंपली तुम्हें ऐसे याद रखना है, जो तुम्हारा फिनॉल है वो फिनॉल एज इट इज रहेगा, उसके बाजू में क्या जुड़ जाएगा, ये जो ग्रुप है CH2O। ये H कहाँ से आया, ये H यहाँ से आया। जब तुम इसे ब्रेक करोगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो एक हाइड्रोजन इसको अटैच हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया फिनॉल और अल्डिहाइड से ये बना। फिर अगेन सेम सेकेंड वाले में बेंजीन रिंग बनाओगे, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। फिर अगेन OH यहाँ पे रहेगा, एक बार तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड, देन नीचे। स्टेज 2 में क्या करोगे, स्टेज 2 में जो तुमने बनाया है फर्स्ट वन, ये वाला, तुम्हें ये एन टाइम्स लेना है और यहाँ पे H प्लस मतलब हाइड्रोजन प्लस यूज करना है। अब हाइड्रोजन प्लस यूज करोगे तो क्या करोगे, देखो ये बेंजीन रिंग पहले 3 बार इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिए, OH OH सब पे OH लिख लिए। साइड में जिससे तुम्हें ज्वाइन करना है वहां पे CH2 CH2 CH2, ये भी CH2, ये कंटिन्यू ये कंटिन्यू। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये जो OH है ना, ये दूसरे बेंजीन के H के साथ ज्वाइन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता चले जाएगा, नोवेलिक जिसको हम बोलते हैं। थर्ड स्टेज में हमें क्या करना है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसी स्ट्रक्चर को जस्ट वापस से बनाना है, एक बार उल्टा एक बार सीधा। देखो ये तुम्हारा है बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग, जो ऊपर बनाया ना दिख रहा है सेम बना हुआ है, बस इसी को उल्टा करके नीचे बना दो। दो बेंजीन रिंग देखो उल्टा करके ये बना दिए दोनों, OH CH2 CH2। ये और एक बेंजीन रिंग क्या करोगे, सीधा बना दोगे ऊपर की तरफ। इन सबको क्या करना है, तुमको ज्वाइन कर देना है CH2 से CH2 से, और ये भी कंटिन्यू ये भी कंटिन्यू ये भी कंटिन्यू। तो ये जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेकेलाइट। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बेकेलाइट। किससे बना है, विद द हेल्प ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ है। नेक्स्ट तुम्हें है मेलामाइन। यहाँ पे ये मेलामाइन का स्ट्रक्चर है, ये देखो ये तुम्हारा मेलामाइन है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब कंबाइन होगा तो ये क्रॉस लिंक मेलामाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाता है नॉर्मली। तो इसमें होता क्या है, ये जो CH2 है ना, ये CH2 इस NH के पास जाकर, जहां जहां पे भी NH2 ज्वाइंट है उसके पास ये जाकर कंबाइन हो जाएगा। तो जब ये कंबाइन होगा तो CH2OH, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे भी CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH, ये तीनों जगह जाके ज्वाइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालोगे, यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो देखो ये ग्रुप एज इट इज है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, पहले से ये H है, यहाँ पे H, बस करना है क्या, ये जो CH2 है ना, इसको यहाँ पे अटैच करना है। देखो ये CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे। अगर भूल गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बात एक ही होगा, सिर्फ अरेंजमेंट उसको उसने चेंज कर दिया है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मेलामाइन स्ट्रक्चर हो गया। देन यहाँ पे तुम्हें जो सिखाया है वो बूना एस है। बूना एस में 1,3 ब्यूटाडाइन लगता है, स्टीरीन लगता है, जिससे हमें क्या बनता है, बूना एस मिलता है। जिसमें ब्यूटाडाइन, ये तुम्हें याद रखना है, 75% यूज होता है, और स्टीरीन जो होता है वो कितना परसेंट यूज होता है, 25% यूज होता है। नेक्स्ट उसके बाद तुम्हें देखो बुना एस के बारे में क्या दिया हुआ है। जो बुना एस है वो एक इलास्टोमर होता है, जिसके अंदर हम कोपॉलीमर यूज करते हैं। कोपॉलीमर का मतलब ही समझ में आ गया कि दो अलग अलग मोनोमर। देखो यहाँ पे हम लोग ने अभी देखे, ये जो है यहाँ पे दो मोनोमर है ना, एक ब्यूटाडाइन है और एक क्या है, हिस्टीडीन, दोनों अलग अलग मोनोमर है। तो इसीलिए वो वहां पे क्या लिख के दिया है कि ये क्या है, कोपॉलीमर से बनते हैं। जो कौन कौन से, हिस्टीडीन है और क्या है, ब्यूटाडाइन है। ओके, दिस ट्रेड नेम एज द SBR, जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। कोपॉलीमर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलता है हमको, 75 पार्ट ऑफ द ब्यूटाडाइन और 25%, जो अभी मैंने बताई कि हमें क्या करना है, ब्यूटाडाइन 70% लेना, 75% लेना पड़ता है प्रिपरेशन में, और स्टीरीन कितना परसेंट लेना पड़ता है, 25%। और कौन सा प्रोसेस होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। एंड द सेकेंड वन इज वल्कनाइजेशन विद सल्फर, बाद में उसको किसके साथ वल्कनाइज किया जाता है, सल्फर के साथ। भुना एस जो होता है वो सुपीरियर क्वालिटी होता है। जो जूते वगैरह महंगे मिलते हैं ना, वो बिकॉज ऑफ द बुना एस, क्योंकि बुना एस की जो प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर रबर के। इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, एब्जॉर्बिविटी भी ज्यादा होती है। टायर वगैरह जो अच्छी क्वालिटी के टायर्स मिलते हैं वो भी इसी के बने होते हैं। नियोप्रीन, नियोप्रीन में क्या है, देखो नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर है, ये हमने खुद से बनाया हुआ है।
नेचुरल रबर को यूज करके। एडिशन पॉलीमराइजेशन हम करते हैं जिसमें क्या यूज करते हैं, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन को यूज करते हैं। क्लोरो क्लोरो Chloro-polymerize rapid in the presence of oxygen. Vulcanization of neoprene takes place in the presence of magnesium oxide. यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट करेंगे, कौन सा कैटेलिस्ट यूज करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिससे रिएक्शन फास्ट होगा। और यहाँ पे देखो फिगर्स 15.6 आपको दिया हुआ है, ये है तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर, वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। इसमें हमने क्या यूज किया, क्लोरोप्रीन, पॉलीमराइजेशन करोगे तो नियोप्रीन मिलेगा। फिर नियोप्रीन को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। फिर हम जब हीट करेंगे तो ये क्या होगा, क्लोरीन में से ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। देन वापस से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या होगा, नियोप्रीन प्रोडक्ट होगा। नियोप्रीन जो होता है पर्टिकुलरली किस चीज को रजिस्ट करता है, मतलब किसका इसको इफेक्ट नहीं होता है, पेट्रोलियम वेजिटेबल ऑयल्स का, लाइट एज वेल एज द हीट, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नियोप्रीन इज यूज इन द मेकिंग ऑफ हाउस पाइप for the transport of the gasoline, making the gas track, and it is used for the manufacturing of insulator cable। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंसुलेटर है, केबल है, उसकी जो ऊपर आउटर कवरिंग होती है वो सब नियोप्रीन की होती है। जैकेट, बेल्ट, पावर ऑफ द ट्रांसमिशन एंड कन्वेइंग, जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसके ऊपर की जो कवर होती है, ये सब तुम्हारी नियोप्रीन की बनी होती है। नेक्स्ट, विस्कस रायन। विस्कस रायन क्या होता है, देखो विस्कस रायन जो होता है ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम लोग किससे बनाते हैं, सेल्यूलोज, मतलब प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ये। सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प। सेल्यूलोज कैसे मिलता है, देखो सेल्यूलोज को जब हम प्लांट से निकालते हैं तो हम उसे पल्प के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एकदम गीला लिक्विड होता है। इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द विस्कोस रायन, फिर इसको किस में ट्रांसफर किया जाता है, विस्कोस रायन में। सेल्यूलोज जो होता है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज, चूंकि प्लांट होता है वो ज्यादातर जो उसके पास एनर्जी होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, तो ये ग्लूकोज की यूनिट होती है जिसको हम लोग CH10O5 करके लिखते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, याद रखना है इसको, MCQ में आ सकता है। फिर देन इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, ClOH, ये भी लिखते हैं। अगर ClOH लिख दिए तो समझ जाने का ये क्या है, सेल्यूलोज का यूज किया गया है। अब विस्कोस रायन सेल्यूलोज को यूज कैसे करता है वो देखो, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है। जो सेल्यूलोज होता है वो वुड पल्प के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग NOH के साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। एक फ्लफी अल्कलाइन सेल्यूलोज बनाएंगे, देन इनको जेंथेनेट में कन्वर्ट करेंगे, देन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसको मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NOH, एंड देन विस्कस सोल्यूशन हमको मिलता है। इसका देखो यहाँ पे तुम्हें ये रिएक्शन दिया हुआ है, कैसे है देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, सेल्यूलोज का पल्प है, ClL देन OH, इसको किसके साथ ट्रीट करना है, NOH के साथ। तो NOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। OH की जगह क्या होगा, ये दोनों अपने में ब्रेक करेंगे, O अलग होगा, H अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा, Na ब्रेक होगा, Na के प्लस प्लस साइन है और OH के पास माइनस साइन है। देन अगेन ऑक्सीजन के पास कौन सा साइन होता है, माइनस, और हाइड्रोजन के पास कौन सा होता है, प्लस। तो एक सेम सेम तो चार्ज अट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज, तो ये Na किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो ये Na आ गया इसके पास। और बच क्या गया, ये तुम्हारा H और ये तुम्हारा OH, ये वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर आ गया, तो ये अल्कनाइन सेल्यूलोज हो गया। अब अल्कनाइन सेल्यूलोज को हम लोग CH2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जब इसको ट्रीट करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा, हम CH2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे S, क्योंकि दो S है ना, तो यहाँ पे एक S, यहाँ पे एक S। तो इसको क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के पास जाके अटैक करेगा ये। तो जब ऑक्सीजन के पास जाके अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के बाजू में C डबल बॉन्ड S और Na को अपने बाजू में यहाँ पे रख लेगा। तो ये क्या हो गया, सेल्यूलोज जेंथेट। अब सेल्यूलोज जेंथेट को अगेन वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो वाटर के साथ जब ट्रीट करवाएंगे तो क्या होगा, ये वाटर अपने आप को ब्रेक करेगा और एक H प्लस बनेगा और एक क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। ठीक है, जब H प्लस और OH माइनस बनेगा तो होगा क्या, ये जो तुम्हारा H है वो किसके पास जाएगा, ये सल्फर N नेगेटिव वाले के पास जाएगा, तो S के पास क्या हो जाएगा, H, और ये जो N है वो किसके पास चला जाएगा, OH के पास, तो ये NaOH बन जाएगा और ये SH हो जाएगा। देन जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसको अगेन लेंगे, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो अगेन जो हमारे पास जो शुरू में था सेल्यूलोज पल्प, अगेन वो सेल्यूलोज पल्प वापस बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे विस्कोस रायन। तो हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करके सेल्यूलोज OH और CH2 बना देंगे, जिसको रीजनरेट भी हम वापस कर लिए, मतलब जो हमने रिएजेंट यूज किया था शुरू में वही हमें प्रोडक्ट में भी रिएजेंट वापस मिल गया। ओके, चल नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है बेटा, पॉली मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मॉलिक्यूलर मास और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन देखो क्या दिया हुआ है। पॉलीमर इज यूजुअली अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। यहाँ पे क्या दिया है, जो पॉलीमर होता है वो अलग अलग मोनोमर से ज्वाइंट होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो भी कैसा होता है, हैवी होता है, और उसके मासेस भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर है तो मास भी अलग होगा। Hence, the molecular mass of the polymer is average of the molecular mass of the constituent molecule। जो टोटल मतलब जो हमारे पास पॉलीमर का स्ट्रक्चर आया है उसका जब हम वेट निकालते हैं तो जो हमने मोनोमर यूज किया है उस मोनोमर के अकॉर्डिंग सेम सेम आता है। मतलब सिंपल है ना। देखो, अगर तुम लोगों ने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी में तुम लोगों ने 2 चम्मच शक्कर डाले, तो जो तुम्हारे पास शक्कर पानी बनेगा ऐसा तो होगा नहीं उसके अंदर जो शक्कर का टेस्ट आएगा वो 4 चम्मच शक्कर का टेस्ट आएगा, नहीं। जो तुमने रिएक्टेंट जितना अमाउंट यूज किया उतना ही अमाउंट का प्रोडक्ट बनेगा ना। अगर तुमने 40 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट थोड़ी ना 50 ग्राम आएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज दिया हुआ है कि एवरेज आता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है पॉलीमर का वो डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और ये कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना यूनिट तुमने, अगर 1 यूनिट यूज किया है मोनोमर का तो 1 उसका डिग्री हुआ, 2 मोनोमर यूज किया है तो 2 उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सिंपल वही पॉलीमर जो क्या होंगे, डिग्रेड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो। A large number of useful application polymer are blamed for creating the environmental population pollution। सॉरी, देखो ये बहुत सिंपल है, ये आज भी यही होता है कि हमने इतने सारे पॉलीमर बनाए हैं और पॉलीमर को ही हम दोषी ठहराते हैं कि जो पॉलीमर बने हैं वो इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो रहे। To strike the golden mean, certain new biodegradable synthetic polymer have been developed। इसी चीज को देखकर वो लोगों ने क्या किया है, न्यू पॉलीमर बनाया है जो कैसा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जिसमें एलिफेटिक पॉलीस्टीरीन है, पॉलीअमाइड है, जिसका प्रपोर्शन ज्यादा होता है ताकि जो पॉलीमर बने वो कैसा बने, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बने। जिसमें एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्पोजल नेचुरल वेस्ट आर यूजुअली अटैक्ड बाय द सॉइल माइक्रोब एंड गेट डिग्रेड टू द ह्यूमन। जैसे डिस्पोज नेचुरल वेस्ट, जो हम लोग कचरा निकालते हैं बाहर, उसे क्या करते हैं, जमीन में लेके जाते हैं, मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसको खा लेते हैं, और ह्यूमस जो सॉइल की ऊपर टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं वो फॉर्म करते हैं ये लोग। बट द मोस्ट सिंथेटिक पॉलीमर एंड द प्लास्टिक कैन नॉट बी डिग्रेड बाय माइक्रोब। लेकिन ये पता है जो हमने सिंथेटिक पॉलीमर बनाया है या जो हमने प्लास्टिक बनाया है वो डिग्रेड नहीं होते माइक्रोब से, स्टे इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। ये एनवायरनमेंट में बहुत लंबे टाइम तक के रहते हैं और पॉइजनिंग भी करते हैं, पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए दिस प्रॉब्लम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर बीइंग डेवलप, इसीलिए हमने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाया है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है बहुत, जैसे प्रोटीन है, एलिफेटिक पॉलीस्टीरीन, इंपॉर्टेंट आर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ये सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब नेक्स्ट पीएचवीवी। पीएचवीवी का क्या है, देखो पीएचवीवी अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो पेपर में आता है। पीएचवीवी इज अ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्यों है, क्योंकि इसमें 2 पॉलीमर होंगे जो अलग अलग। बाय फंक्शनल में देखो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड है, जिसका एक और नाम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी यूकेरिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटाओनिक एसिड, हाइड्रोक्सिल group of the one monomer form the ester link by the repeating with a carboxylic group with each other। देखो क्या दिया हुआ है, देखो ये सारे मोनोमर का नाम अभी जो मैंने पढ़ा ना बेटा वो सब मोनोमर है। देखो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड ये उसका स्ट्रक्चर है, बीटा हाइड्रो वेरिक एसिड ये उसका स्ट्रक्चर है। ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो सिंपली वाटर मॉलिक्यूल तुम्हें रिलीज करना है, तो कैसे रिलीज करोगे, यहाँ से OH निकाल दोगे सिंपल, और यहाँ से एक H चला जाएगा, यहाँ से तुम्हारा OH चला जाएगा। तो कैसे लिखोगे, देखो COH मैंने बताया था, COH को तुम लोग कैसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, OH तो चला गया वाटर बन के, CH2 का एज इट इज, CH का एज इट इज, CH2 CH3 हो गया, फिर ये वाटर बन के निकल गया, C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, CH2 एज इट इज CH3 और ये O, तो ये हो गया PHVV। ओके चल, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 भी दिया हुआ है। देखो नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 इज अ पॉलीएमाइड कोपॉलीमर है जो 2 अमीनो एसिड से बने हुए हैं, जिसमें ग्लाइसिन है और क्या है, अमीनो कैप्रोइक एसिड है, जो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ये याद रखना है, ये बायोडिग्रेडेबल है ना। नेक्स्ट अभी तुमको ये चार्ट दिया हुआ है जो तुम्हें भी याद करना है कि बहुत सारे से कमर्शियली, जो कमर्शियली मतलब क्या, वो पॉलीमर जिनको हम बनाए हैं मार्केट में लाते हैं और पैसे कमाते हैं,
तो कमर्शियली हमने बहुत सारे ऐसे पॉलीमर बनाए हैं जिनमें नाम देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है। पहला एक्राइलिक ग्लास है जिसका मोनोमर है मिथाइल मिथाइरेट, जिसका स्ट्रक्चर ये है। पॉलीमर पॉलीमर स्ट्रक्चर उसका ये है। इसका यूज कहाँ होता है? लेंस के लिए, पेंट के लिए, सिक्योरिटी बैरियर के लिए, एल एलसीडी स्क्रीन, शटर रेजिस्टेंस ग्लास। बुनायन का इस्तेमाल कहाँ है? पहले तो उसका मोनोमर ब्यूटाडाइन एंड एक्रोनाइट्राइल है, ये उसका स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद ये तुमको दिया हुआ है उसका पॉलीमर स्ट्रक्चर। फिर यूज कहाँ कहाँ होता है देख लो, बेल्ट है, रबर है, एंड शो शूलेस जो होती है वो सब इसी की बनी होती है। सॉरी, शू सोल है वो। पीवीसी है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये मोनोमर है। देन ये उसका स्ट्रक्चर है। पाइपलाइन के लिए यूज करते हैं, रेनकोट वगैरह इसी के बनते हैं। पॉलीएक्रोनाइट्राइल पॉलीएक्रोअमाइड है। पॉलीएक्रोमाइड का मोनोमर क्या है? एक्रोमाइड। ये उसका फॉर्मूला है। पॉलीएक्रोमाइड एक जेल होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। इसमें मोनोमर कौन है? यूरिया है और फॉर्मल्डिहाइड है, वो इसका स्ट्रक्चर है। अनब्रेकेबल डिनर वेयर बनाने के लिए, डेकोरेट्स वगैरह के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ग्लेप्टल इथाइलिन ग्लाइकोल है और पैथालिक एसिड है, ये उसका फॉर्मूला है। में जो पेंट होता है उसमें यूज करते हैं। पॉलीकार्बोनेट है, मोनोमर क्या है? बिस्फिनॉल है, फॉजिन है, ये उसका स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर, फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर, ये सब बनाते हैं। देन उसके बाद क्या है? थर्माकोल। थर्माकोल किससे बना हुआ है देख लो, स्टाइरिन से बना हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हार्मफुल है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया।